भ्रष्टाचार है इस सरकार में सर। बिहार में सरकार बनानी है, महागठबंधन का नेतृत्व हम लोग तेजस्वी यादव को मान के चल रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी नकलची सरकार है। मैं इनको नकलची सरकार बोलता हूँ। युवा गठन का मांग किसने किया? माननीय तेजस्वी जी ने। उन्होंने बोला थी मैं पेंशन बढ़ा रहा हूँ, कौन मांग किया? तेजस्वी जी ने। जब वो अभी 2 उप मुख्यमंत्री है साहब, समझ लीजिए, और 9वीं पास मुख्यमंत्री की बात हम लोग कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव 9वीं पास है, उनका उप मुख्यमंत्री का क्या डिग्री है? कोई मांग रहा है क्या साहब? नमस्कार, मैं सौरभ कुमार, आप देख रहे हैं इंडिया.com। बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का भी ऐलान नहीं हुआ, पर कुछ ही महीनों में यहाँ विधानसभा चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र हम इंडिया.com की टीम पहुँचे हैं गया जिले में। यहाँ सभी विधानसभा सीटों पे हमारी नज़र बनी हुई रहेगी और हम एक एक कर वहाँ के आने वाले जो प्रत्याशी हैं, जिनका अनुमानित बताया जा रहा है कि वो किसी विधानसभा चुनाव सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। इसी बीच हम आज पहुँचे हैं टिकारी विधानसभा में। यहाँ से माना जा रहा है कि आरजेडी से जितेंद्र जी को टिकट मिल सकता है। तो आज हम इन्हीं से बात करेंगे टिकारी विधानसभा चुनाव में कैसी स्थिति है और इन्होंने क्यों ये निर्णय लिया कि ये विधानसभा चुनाव लड़ें। सबसे पहले जितेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार सौरभ जी, कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं जितेंद्र जी। मेरा पहला सवाल ये है कि आपने राजनीति की ओर क्यों अपना आगे बढ़ें इसकी? देखिए सौरभ जी, मेरी राजनीति, क्योंकि पिताजी पहले विधायक थे, मैंने अपनी छात्र जीवन में 2013 में मैं मगध विश्वविद्यालय में यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंटेटिव बना, यूआर बना, और क्योंकि 32 वर्षों के बाद छात्र संघ का चुनाव हुआ था, तो उसमें हमने जीत हासिल की और हम यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंटेटिव बने, फिर चुनाव लड़े। फिर 2015 में हमको भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में, मैं एआईएसएफ से बना हुआ था और मैं एआईएसएफ का बिहार का उपाध्यक्ष था। तो 2015 में पूरे बिहार में 5 स्टूडेंट जो एआईएसएफ के थे, उन्होंने मौका दिया था कि चुनाव लड़ने के लिए। तो उस वक्त मैंने चुनाव लड़ा था बेलागंज से, और उस वक्त मेरी 10,000 से करीबन वोट आया था। तो 2015 में मैं आया, फिर लगातार, क्योंकि एक पिताजी की भी लगातार था, क्षेत्र था, कॉलेज थे, लगातार लोगों को मदद करना, इस तरह का चीज़ें होते रहती थी। तो हम लोग इसी चीज़ में आगे बढ़ते गए और छात्रों के लिए संघर्ष करते करते फिर ट्रेड यूनियन में जाते हुए, ट्रेड यूनियन का भी जिला का अध्यक्ष मैं हूँ, और लगातार संघर्ष करते करते कब सेवा का जो भावना था वो अंदर से आते गया और सेवा करते गए, लोगों को मदद करते गए। तो कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कि मैं लोगों को सेवा दे सकूं, अपना जितना मदद कर सकते हैं कर सकते हैं। उसी भाव में चुनाव लड़ रहा हूँ। चुनाव लड़ रहे हैं, पर मेरा ये सवाल है, आप टिकारी ही आपने क्यों तय किया कि आप टिकारी विधानसभा क्षेत्र की ओर ही जाएं? क्या यहाँ की जनता ने आपसे आके मुलाकात की या कुछ बातें की कि यहाँ हमें परेशानी हो रही है, हमें एक ऐसा उम्मीदवार चाहिए जो हमारी परेशानियों को दूर कर सके? टिकारी ही क्यों? देखिए सर, टिकारी क्यों, क्योंकि मैं 2023 में मैं स्नातक का चुनाव लड़ रहा था और उस वक्त मैंने करीबन 20,000 वोट बनाया था। इसमें 8 जिला आता है, रोहतास होता है, सारे लोग, मतलब 8 जिला आपका गया, नवादा नहीं, गया, जहानाबाद, अरवल, डेहरी, ऑनसून, बक्सर सब आते हैं। तो उस वक्त मैं लोगों से संपर्क में गया और काफ़ी संघर्ष करके मैंने अपना 20,000 वोट हमने बनाया था। उसमें जगदा बाबू के बेटे थे डॉक्टर पुनीत सिंह, वो प्रत्याशी थे आरजेडी के तरफ से, और हमारे पास आए, फिर बातचीत हुई, फिर आला कमान से भी बातचीत हुई। तो उसमें एक आश्वासन मिला कि इस बार आप पार्टी को मदद कीजिए, आने वाले समय में हम आपका ध्यान रखेंगे। तो उसी को देखते हुए हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि हाँ भाई, आने वाले समय में हमें मिलेगा। और टिकारी में, क्योंकि पूर्व में हमारे पिताजी वहाँ से विधायक थे करीबन 2000 से 2005 तक, तो वहाँ के लोगों से बहुत ज़्यादा घनिष्ठता था। ऐसे घनिष्ठता तो सभी जगह से है, चाहे आप बेला हो, चाहे टिकारी हो, मतलब पूरे क्षेत्र में, क्योंकि 40-45 वर्षों से जो हम लोग शिक्षा क्षेत्र में हैं, तो लगातार लोग ना संपर्क में रहते हैं, और करीबन 4-5 लाख स्टूडेंट अभी तक हमारे कॉलेज से पास आउट हो चुके हैं। तो हर एक गाँव में हमारा है। तो टिकारी से बहुत मोहब्बत थी, पिताजी ने बहुत काम किया था, तो लोग आए कि आप चुनाव लड़िए टिकारी से, क्योंकि टिकारी बहुत दिनों से क्या कर सकते, बंजर बनी हुई है, और वहाँ पे कोई प्रत्याशी मिल नहीं रहा है, जो जीतता भी है वो काम नहीं कर रहा है, और बहुत सारी बस्तियों में काम नहीं हो रही है, बहुत सारी दिक्कत है, बहुत शोषण है। तो उसके लेकर लोग आए थे, और लोग आए तो हमने कहा कि ठीक है, हम लोग चुनाव लड़ेंगे।
टिकारी का आपने चयन किया, आपकी वहाँ घनिष्ठता रही है पहले से, आपके पिताजी भी वहाँ से आप रहे हैं विधायक। पर अभी जो विधायक हैं, हम पार्टी से हैं, अनिल कुमार, उनमें आपको ऐसे क्या कमी लगती है और आपको ऐसा क्यों लगता है कि जनता आपके समर्थन में आएगी और आपको वोट वहाँ पे मतलब मिलेगा और आप वहाँ से चुने जाएंगे? देखिए, जो लगातार आप सुन रहे होंगे कि एक उम्र होता है काम करने का, वो उम्र खत्म हो गया उनका। देखिए, एक उम्र, जितना काम शरीर में उनका ऊर्जा था वो समाप्त हो चुका है। तो सिर्फ मतलब उम्र का ही एक पैमाना है? नहीं, उन बताते हैं, वो 5 साल से 10 लगातार, वो 5 साल से अभी हैं, बीच में हारे थे, वो काम नहीं किए। उनको लगता है कि मैं काम नहीं करूँगा, मैं जाति विशेष से हमारी वोटें, टिकट मिल जा रही है, वोट मिल जा रहा है, मैं जीत जा रहा हूँ। काम जनता, सर, अगर आप जनतंत्र में हैं, अगर कोई हमें विधायक चुनता है तो वो अपना एक कामचारी खोजता है कि सर वो काम करे। हम वार्ड काउंसलर बनाते हैं तो मेरा नल्ली गली करे, विधायक बनाते थे जो आपके बातें जो सरकार तक नहीं पहुंच रही है वहां तक हमारा ये बात पहुंचाए, रोड बनाए, गली बनाए, काम करे, जनता के बीच में जहां भी ब्यूरोक्रेसी अगर हावी हो रहा है उस चीज़ पे हावी हो जाए। तो वो सारी चीज़ों में शिथिलता है उनमें। आप देखिएगा, उम्र के ऐसे पड़ाव में है, वो काम करने में उतना सक्षम नहीं है, लगातार लोगों के बीच में इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा है। जो काम हो रहा है, कुछ गाँव में कुछ चंद 4 लोगों के साथ रहते हैं और बोलते हैं कि काम हो रहा है, काम हो रहा है। काम अभी आप देखिएगा 5 सालों में मैं बताऊंगा, चाहे ढिबरी हो, चाहे आप गहलौर पंचायत हो, चाहे आप चल जाइए केर में, श्री गाँव में, कहीं रोड नहीं मिलेगा। रोड सारे पंचायत में जब मैं घूम रहा था तो लोग यही एक बात बोलते थे कि आपके पिताजी के समय में जो रोड बना है, यानी कि 2000, 2005, 2000 से 2000 के बीच में जो रोड बना है वो रोड ही अभी तक बाकी है और अभी तक रोड नहीं बना है बाबू। तो सोचिए, जनता का आप जब रोड नहीं बना पा रहे हैं, गली नहीं बना पा रहे हैं, ब्लॉकों में आप जिस तरह से ब्यूरोक्रेसी हावी है, वो सारे चीज़ों को देखते हुए हम वहाँ पे कहते हैं कि ये थका हुआ विधायक है। टिकारी से एक का जब नाम आता है तो वहाँ के किला की भी काफ़ी बात होती है। अभी बात की जाए तो काफ़ी जर्जर स्थिति में है। अगर आप विधायक वहाँ से चुने जाते हैं तो क्या उसका जीर्णोद्धार होगा या आप इसकी मांग रखेंगे आगे विधानसभा में कि इसका जीर्णोद्धार किया जाए? क्योंकि पर्यटन का क्षेत्र बनने का एक प्रबल संभावना है टिकारी की, पर अभी स्थिति वहाँ ठीक नहीं है। तो इसको लेके आपका प्लान क्या है? अगर आप विधायक बनते हैं तो उस किला का क्या कुछ जीर्णोद्धार किया जाएगा या नहीं? देखिए सौरभ, उसमें सबसे बड़ी बात मैं बताऊं, वो किला को लोग कब्जा कर रहा है, इंक्रोचमेंट हो रहा है। आप जाइएगा तो किला का करीबन 30 से 50% भाग कब्जा हो चुका है, उस पर बिल्डिंगें बन चुकी है। पहले तो वो कब्जा अतिक्रमण मुक्त करना है हमको, और पर्यटन स्थल, क्योंकि आप जान लीजिए बिहार में तो अब कुछ बचा नहीं, तो पर्यटन स्थल है, आप बोध गया है तो टिकारी का आपको जो किला है ये पर्यटन स्थल में, और इससे रेवेन्यू आएगा क्षेत्र को। तो आप सही बात करें, उसको तो पहले मैं जो अतिक्रमण मुक्त करवाऊंगा, फिर दूसरी बात, अतिक्रमण मुक्त कराने के बाद उसको सौंदर्यीकरण करके उसमें अच्छा से पर्यटन स्थल करेंगे। क्योंकि आप देख लीजिए जितना भी पैसा खर्च हो रहा है नालंदा में खर्च हो रहा है साहब। बिल्कुल। आप गया जिला में देखिए, गया जिला में बोध गया है, गया जिला में विष्णुपद नगरी है, गया जिला में माँ मंगला का मंदिर है। आप बताइए इसमें विकास आपको कहाँ नजर आ रहा है? पर सरकार तो कह रही है कि अभी कॉरिडोर लेके आ रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कॉरिडोर का ऐलान किया, तो फिर ये सब क्या है? देखिए, कॉरिडोर एक कह सकते हैं सरकार को कमाने का एक जरिया है। आप एक कॉरिडोर बना रहे हैं, उसमें क्या होगा कि जो चीज़ें, पैसे जो वहाँ के पुजारियों को मिल रहा था वो कॉरिडोर के माध्यम से सरकार को मिलेगा, सरकार उसकी सुविधाएं देंगी। आप बताइए, इतना कॉरिडोर बना है, वहाँ पे आम आदमी का ज़मीन इंक्रोच करके, उनकी जो रोजी रोजगार को इंक्रोच करके ही किया गया। सौंदर्यीकरण में आप समझिए ना, इस धरती पे बुद्ध का धरती, यहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ है सर, आप क्या मिला है इसको? कुछ नहीं मिला है। तो वो टिकारी में जो कह रहे हैं, टिकारी तो बहुत कहिए थी, बिना माँ का बेटा घूम रहा है वो। हाल ही में मोदी जी की यहाँ रैली हुई थी गया में, उन्होंने दावा किया कि बिहार में उन्होंने 38 लाख घर बनवाए हैं, जो उनका दावा है। तो टिकारी में जब आप, क्योंकि विधानसभा में आपने भ्रमण किया होगा, टिकारी में सरकार की ओर से कितने भवन आपको दिखें जो बनवाए गए हैं सरकार की ओर से और जो लोगों को मिले हैं? देखिए, ग्राउंड रिपोर्ट में बताना चाहूँगा आपको, अगर मोदी जी बोलते हैं कि मैंने लाखों लोगों को मकान दिया, दशरथ मांझी जी के बेटे भागरथ मांझी जी का घर बनाने वाला कौन है? राहुल गांधी आके बनाया। जब इतना फेमस आदमी, जो पर्यटन स्थल है, जिस पे मूवी बन चुका है, उसका घर तो वो बना नहीं पाए। आप बात कर रहे हैं टिकारी का, टिकारी में अब मैं कर रहा हूँ नगर परिषद में, आप देखिएगा नगर परिषद में जो गांव है
वहाँ लोग अभी भी झोपड़ियों में रह रहे हैं, नहीं मिलता है साहब, पैसा देना पड़ता है नीचे से ऊपर। अगर 2 लाख रुपया है तो उसमें आपको कहा जाएगा 30 हजार रुपया वहाँ के आपको वार्ड पार्षद को दीजिए। वार्ड पार्षद को देने के बाद आपको उसके छरी बालू गिट्टी सब आपको वहीं उन्हीं लोग से लेना पड़ेगा। अरे गरीब आदमी 2 लाख में आप बताइए, शौचालय का भी अगर बनवाने जाइएगा तो कहते हैं 12,000 रुपया दिया जाता है, 15,000, उसमें भी 2,000 वीडियो ब्लॉग में जो जाते हैं आप ऑनलाइन करने में मिल जाता है। भ्रष्टाचार है इस सरकार में सर। मतलब आपका सीधा आरोप है कि अभी जो विधायक और इस सरकार पूरी तरह से भ्रष्ट है। मैं बता रहा हूँ, अभी टिकारी नगर परिषद में आप जाइएगा, एक माकपा गांव है, वहाँ आप जाइएगा, एक वहाँ 100 जी हैं, वो हार्निया के ऑपरेशन के लिए आपको अनुमंडल अस्पताल में गए थे। उनके ऑपरेशन के दरमियान उनकी मृत्यु हो गई ज़्यादा ब्लड लॉस करने से। सोच लीजिए एक हार्निया का, और उसके पीछे 4 बेटी है, 2 बेटा है, टोटल फैमिली 6 है, कोई देखने वाला नहीं है। डॉक्टर के निग्लिजेंस से उसका गया। वहाँ पे आपके विधायक जो अभी प्रेजेंट विधायक गए, 1 रुपया नहीं दिया सर, 1 रुपया का मदद नहीं दिया। वो डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि डॉक्टर उनके सौजाती थे। एक कार्रवाई नहीं हुआ, उस पैसा नहीं मिला उसको। आपको समझ सकते हैं कि जो अपना दसवां और जो भोज भाज होता है जो हिंदू रीति रिवाज में, वो करने के लिए गांव के लोग और कुछ हम लोग ने मदद किया, तब ये चीज पूरी हो पाई। ये तो स्थिति है साहब। इन सब बातों से हट के अभी हाल ही में तेजस्वी यादव को लेकर पूछा गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी से कि अगले सीएम फेस पे हम बात करते हैं कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है, अगर इंडिया की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री कौन? इस सवाल पे राहुल गांधी ने तो मौन धारण कर लिया था। आपको क्या लगता है, क्या राहुल गांधी के मन में कोई और चेहरा आ रहा है? देखिए, अगर बिहार में सरकार बनानी है, महागठबंधन का नेतृत्व हम लोग तेजस्वी यादव को मान के चल रहे हैं, और ये जो पूरा भीड़ का जो हुजूम है महागठबंधन का, तेजस्वी यादव पे ही है। और तेजस्वी यादव के चेहरे को अगर सीएम ना मान के कोई दूसरा चेहरा अगर मन में कुछ रखिएगा तो मैं स्पष्ट करता हूँ सरकार बनाने में विफल हो जाइएगा। डिग्री को लेकर भी लगातार विवाद हो रहा है। हम लगातार विपक्ष प्रधानमंत्री की डिग्री मांग रही है और ट्वीट पे लगातार एक्स पे लगातार पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री अपनी डिग्री सार्वजनिक करें। कहीं ना कहीं तेजस्वी की डिग्री पर भी सवाल उठते हैं। आपसे हम जानना चाहेंगे, क्या आपको लगता है, क्या तेजस्वी यादव की डिग्री पे जो सवाल उठ रहे हैं क्या वो सही हैं, या उनकी पढ़ाई लिखाई जो जितनी तक भी है, क्या वो मतलब एक है इस स्तर तक कि हाँ वो जनता के लिए काम कर सकें, या पढ़ाई लिखाई मायने रखती है या नहीं रखती है राजनीति में? देखिए साहब, हमारा जो नेता है माननीय तेजस्वी यादव 9वीं पास है। लोग ऐसे 9वीं फेल बोलते हैं, हम 9वीं पास बोलते हैं। अगर वो जिनका पिताजी सीएम हो बिहार का, जिनकी माताजी सीएम हो बिहार का, अगर वो चाहते हैं तो वो डिग्री नहीं ले पाते। हमारे मोदी जी चाय बेचते बेचते कब वो पीएचडी का डिग्री ले लिए ये हमें पता ही नहीं है। अरे भैया, हमारा नेता कम से कम झूठ नहीं बोलता है, बोलता है मैं 9वीं पास हूँ, मैं क्रिकेट कैरियर में बनाने में अपना व्यस्त था, जिसके कारण मैंने 10th पास नहीं किया। तो इसमें ये कहीं पैमाना नहीं होता है सर। और ये भी जान लीजिए, अभी माननीय नीतीश कुमार जी हमारे सीएम हैं बिहार के, और जहाँ पुलिया आप देखिए तो कहीं पुल गिर जा रहा है, कभी बीच खेतों में आप देखिएगा पुल का एक ढांचा बना हुआ पुल गायब है। तो वैसे से अच्छा हमारा 9वीं पास हमारा तेजस्वी यादव है, जो 4.5 लाख लोगों को नौकरी दिया। वो नौजवानों की बात समझ रहा है साहब, युवाओं की बात समझ रहा है। तो नौकरी में मिलने पे एक युवा बड़ा ही गर्वान्वित महसूस करता, उसका बच्चा, उसका बाप वो गर्वान्वित महसूस करता, मेरा बेटा नौकरी में हो गया, मेरा बेटी नौकरी में हो गया। उसको गर्व से सीना होता, बाहर निकलता तो मेरा बेटी को नौकरी लग गया, मेरा बेटा को नौकरी मिल गया, और गर्व के साथ मिठाई बांटता है। ये गर्व जो देने का काम किए हैं माननीय तेजस्वी यादव ने किया है। तो हाल ही में नीतीश कुमार भी गया, जब पहुंचे थे तो उन्होंने दावा किया कि अगले 5 सालों में वह 1 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, क्योंकि जब भी राजनीति की बात आती है तो युवाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण रोजगार ही होता है। उन्होंने दावा किया कि वो 1 करोड़ नौकरी देंगे, और पहले भी जो नौकरियाँ आई वो उनके द्वारा ही दी गई, क्योंकि तेजस्वी भी उस पर अपना बात करते हैं कि वो नौकरी हमने जारी किया, और मुख्यमंत्री कहते हैं नीतीश कुमार कि वो नौकरी हमने जारी किया, और आगे भी कहा है 1 करोड़ नौकरी देंगे। क्या सफल हो पाएंगे अगर नीतीश कुमार 1 करोड़ नौकरी दे पाएंगे? देखिए, नीतीश कुमार जी नकलची सरकार है, मैं इनको नकलची सरकार बोलता हूँ। युवा गठन का मांग किसने किया? माननीय तेजस्वी जी ने। उन्होंने बोला थी मैं पेंशन बढ़ा रहा हूँ, कौन मांग किया? तेजस्वी जी ने। जब वो अभी 2 उप मुख्यमंत्री है साहब, समझ लीजिए, और 9वीं पास मुख्यमंत्री की बात हम लोग कर रहे हैं, तेजस्वी यादव 9वीं पास है।
उनका उप मुख्यमंत्री का क्या डिग्री है, कोई मांग रहा है क्या साहब? वो क्या किए नहीं कि कोई नहीं मांग रहा है। आप ये बताइए कि वो युवा गठन का, युवा आयोग का मांग उसने किए, उन्होंने पेंशन का मांग उन्होंने किया, बिजली फ्री का मांग उन्होंने किया, लगातार कि हर महिलाओं को रोजगार देने की बात कर रहे हैं, युवाओं को रोजगार देने की ये मांग। और जो करा, जब उनको 17 महीने के कार्यकाल में 4.5 लाख युवाओं को नौकरी दिया उन्होंने, तो ये साहब सोच सकते एक उप मुख्यमंत्री होकर 17 महीने के कार्यकाल में 4.5 लाख आप नौकरी दे रहे हैं। वो 20 साल से सरकार में है, कितनी नौकरियां उन्होंने दिया? एक वैकेंसी बता दीजिए। मैं 2019 में, मैं डॉक्टर पीएचडी करके बैठा हुआ हूं, 2019 में आया था कि विश्वविद्यालय के तरफ से कि ये भाई आपको प्रोफेसर का आ रहा है, उसमें आप भर दीजिए फॉर्म। 19 में मैंने फॉर्म भरा था, अभी तक हमारा इंटरव्यू नहीं हुआ है, 2025 में पहुंच गए। ये है माननीय नीतीश कुमार जी। हर बार विपक्ष में जब बात होती थी तो जदयू की बात होती थी, भाजपा की बात होती थी, पर इस बार जनसुराज भी आ चुकी है। प्रशांत किशोर की रैलियां में हम लोग लगातार देख रहे हैं, काफ़ी भीड़ जा रही है। टिकारी में जनसुराज का माहौल कैसा, और आपको क्या लगता है कि आप आरजेडी के लिए जनसुराज क्या बड़ा खतरा बन सकते हैं? देखिए, जनसुराज की जो बात है, जो सोच है, आप देखते हैं जनसुराज में जो हमारे प्रशांत जी हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें निकाल रहे हैं। कभी भाजपा के अध्यक्ष के जायसवाल जी के बारे में बताते हैं, कभी मंगल पांडे पे बात बताते हैं। तो जब उनको ये सारी कुछ पता है कि भैया जिनके साथ उन्होंने काम किया है, मुख्यमंत्री बनाने में काम किया है, प्रधानमंत्री बनाने में किया है, उनको पता है कि सब भ्रष्ट है, तो वो क्या बदलना चाहते हैं? मतलब वो भ्रष्ट जानते हुए उनको मदद करके, अगर मैं जानूं कि आप खराब आदमी है तब भी मैं आपको मदद करके आपको सत्ता दिलवा दूं, तो हम आपसे ज्यादा भ्रष्ट हम हैं कि नहीं? अब मैं उनसे तो उम्मीद रखता हूं कि अगर वो आते हैं, मतलब वो अपने जैसा, एक कहा जाता थी चाणक्य ने जंगल में गया, देखे थी चंद्रगुप्त बहुत अच्छा उसको बनाया, राजा बनाकर, मतलब उसको इतना ट्रेनिंग दिया थी, राजा इस मगध को बनाने का कोशिश किए। तो वो सोचते हैं कि मैंने दूसरे को बनाया तो क्यों नहीं? बिल्कुल। और अभी से प्रशांत किशोर कई रैलियों में और कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा भी कर रहे हैं कि उनकी सरकार बनेगी, और अगर कुछ सीटें कम आई तो वो उन विधायकों को सीधा ऑफर करेंगे कि आप किसी और पार्टी में चले जाएं। तो क्या लगता है, ये क्या ओवर कॉन्फिडेंस दिख रहे हैं प्रशांत किशोर, और आम जनता के बीच में उनका क्रेज क्या आपके अनुसार कैसा लग रहा है? देखिए सर, एक सी बात चल रही है, काम नहीं हो रहा है। जितना वो भांडा फोड़ रहे हैं, मुझे कहना है कि आप सिर्फ जिला प्रदेश के अध्यक्ष के बारे में क्यों नहीं, आप मोदी जी के बारे में क्यों नहीं बोल रहे हैं, जायसवाल जी के बारे में क्यों नहीं बोल रहे हैं, अमित शाह के बारे में क्यों नहीं बोल रहे हैं? अगर आपको पता है कि बिहार, पूरे हिंदुस्तान में जो भाजपा जो सरकार बनाई हुई है, कहीं ना कहीं कुछ गलत करके बनाई हुई है, उसके खिलाफ आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? अब SIR पे आप कोई मुद्दे पे एक बार भी वो बोलने की हिचक रहे हैं, क्यों हिचक रहे हैं? SIR भी तो कहीं ना कहीं आप देख लीजिए कि सबसे ज़्यादा अभी आपका नाम कट जा रहा है। आप जैसे यहाँ हैं, हमारे बहुत सारे लोग यहाँ से पलायन करके बाहर रोजगार के लिए गए हुए हैं। अब वहाँ उनको अगर कोई बैंक अकाउंट खुलवाना है तो बोला जाता है कि आपको यहाँ आधार कार्ड होना चाहिए, चाहे आपके यहाँ वोटर लिस्ट होना चाहिए। एक बात मैं खुद बाहर में जब जा रहा था तो मुझे वहाँ से पूछा गया, तो मेरा जब तक वहाँ का कुछ रहेगा नहीं, मैं कैसे बना पाऊंगा? तो लोग वहाँ भी वोट बना रहे थे, तो यहाँ कटवा रहे थे। मगर जो आप समझ सकते, एक एक घर में 80-80 लोग का वोटर लिस्ट में नाम होना, वो भी मात्र एक कमरे में, ये तो मायने रखता है। इस पे वो कुछ बोल नहीं रहे हैं। बात आपकी सही है। अभी तक प्रशांत किशोर का SIR को लेकर कोई बड़ा बयान आया भी नहीं है, पर लगातार वो चर्चा में बने हुए हैं। हाल ही में उन्होंने ये भी कहा था प्रशांत किशोर ने कि हम 15 सीटें अगर लाते हैं, 20 सीटें लाते हैं, तो ये हमारे लिए कोई बड़ी बात होगी नहीं और हमारी सरकार आएगी। पूरी तरह से कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। अगर 15-20 सीटें आती हैं तो क्या महागठबंधन प्रशांत किशोर के साथ विलय होगा, इंडिया गठबंधन में वो शामिल हो सकते हैं? देखिए, प्रशांत किशोर की अपनी पार्टी है, उनका 15-20 विधायक जीतते हैं। अब वो क्या निर्णय लेते हैं उनके पास है, मगर हम तो चाहे कहेंगे कि स्वागत है। अगर हमें 10 सीटें कम लग रही होंगी सरकार बनाने में, और जनसुराज उसमें अगर हमारा सहयोग देगा एक दृढ़ सरकार बनाने में, एक सशक्त सरकार बनाने में, हम स्वागत करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? अब ऐसे आप जान लीजिए, इस बार युवाओं में नौकरी, बेरोजगारी आपका इसी के मुद्दे को लेकर करेंगे। और इसमें 17 महीने के कार्यकाल में तेजस्वी यादव को उन्होंने देखा है, और इस बार माननीय तेजस्वी जी की सरकार पूर्णतः बनने वाली, मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ।
ये थे हमारे साथ जितेंद्र यादव जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इस बार टिकारी विधानसभा से ये प्रत्याशी लगभग माना जा रहा है कि यही रहेंगे आरजेडी के, और काफ़ी प्रतिभाशाली हैं, काफ़ी प्रतिभावान हैं। तो उम्मीद है टिकारी की जनता इन पर अपना प्यार लुटाएगी और देखने वाली बात होगी विधानसभा चुनाव में नतीजा क्या आता है। हम आपको गया जिला के अन्य विधानसभा चुनाव से भी सीटों से भी लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ इंडिया.com पे।